Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to study chapter number 9 of class 6th history and the chapter's name is Traders, Kings and Pilgrims. So first of all, अगर आपने पिछले chapters की वीडियो नहीं देखी है तो यहाँ पर आई बटन पर क्लिक करें, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। So now let's start with our today's chapter, Traders, Kings and Pilgrims. So जैसा कि चैप्टर के नाम से ही पता चलता है, इस चैप्टर में आज हम ट्रेडर्स के बारे में जानेंगे, किंग्स एंड पिलग्रिम्स। ट्रेडर्स कौन होते हैं? जो व्यापारी होते हैं, ठीक है, जो एक जगह से दूसरी जगह सामान खरीदते हैं, बेचते हैं। किंग्स राजाओं के बारे में देखेंगे एंड पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स कौन होते हैं? तीर्थ यात्री, राइट, जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ट्रैवल करते हैं किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने के लिए, ठीक है। तो तीर्थ यात्री होते हैं पिलग्रिम्स। तो इन सभी लोगों के बारे में हम जानेंगे कि एंशिएंट टाइम में इन लोगों की लाइफ किस तरह की हुआ करती थी। नाउ जगनी एट द मार्केट। सो ये जगनी है आपकी तरह एक छोटी सी बच्ची। तो जगनी के विलेज में एक फेयर लगता है, तो जिसके बारे में वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहती है। उसे जो फेयर में जो शाइनी शाइनी स्टील के बर्तन होते हैं उसे देखना, उन्हें छूना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। जो ब्राइट प्लास्टिक बास्केट्स होती हैं, बकेट्स होती हैं, तो उनको वो बहुत ज्यादा मजा आता है उसको छूने में, देखने में। बाकी जो कपड़े होते थे जिन पे सुंदर सुंदर फ्लोरल डिजाइन बने होते हैं एंड जो क्लॉक वर्क टॉयज होते हैं, मतलब कि जो चाबी से चलने वाले टॉयज होते हैं, तो ये सभी चीजें जो हैं जगनी को बहुत ज्यादा एक्साइट करती हैं। एंड ये सारी चीजें कहाँ से आती थी उसके विलेज में? सिटी से। अब जो लोग इन स्टॉल्स को लगाते थे वो लोग सिटीज से आते थे, बसेस एंड ट्रक्स में अपना सारा सामान लेकर आते थे, और जब दिन खत्म हो जाता था एंड में वो फिर चले जाते थे उसी तरह अपना सामान समेट कर। अब जगनी ये सोचती है कि ये लोग हमेशा घूमते फिरते क्यों रहते हैं, ये हमेशा मूव पर क्यों होते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव क्यों करते रहते हैं। तो फिर जगनी की मम्मी उसे बताती हैं कि ये लोग ट्रेडर्स हैं। ये लोग क्या करते हैं, जैसे एक प्लेस पर सामान बन रहा है, ठीक है, तो उस प्लेस से ये लोग खरीद लेंगे एंड बाकी दूसरे प्लेस में जाकर उन सामानों को बेचेंगे, ठीक है। तो इसलिए ये हमेशा मूव पर रहते हैं। नाउ हाउ टू फाइंड आउट अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स, कि हमें ट्रेड एंड ट्रेडर्स के बारे में किस तरह पता चलेगा, ठीक है, कि उस टाइम के जो ट्रेडर्स थे वो किन चीजों की ट्रेड करते थे, किस तरह ट्रेड करते थे। तो इन सब चीजों के बारे में हमें कैसे पता चलेगा, तो इस सेक्शन में हम वही देखेंगे। तो पिछले चैप्टर में हमने नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर के बारे में पढ़ा था कि एक नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर होता है, उसको किस तरह बनाया जाता है कि उसकी भट्टी में बहुत ज्यादा तेज आग पर उसको पका दिया जाता है। जैसे जैसे क्या होता है कि वो एकदम ब्लैक हो जाता है एंड बाद में उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की स्लिप और चढ़ा दी जाती है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एकदम मिरर लाइक शाइन आती है। तो इस तरह से वो बनता है। अब आर्कियोलॉजिस्ट को हमारे सब कॉन्टिनेंट के डिफरेंट पार्ट्स में से ये नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिला, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि किसी एक आध जगह पर मिला, बहुत सारी जगहों से मिले और स्पेशली बाउल्स एंड प्लेट्स मिली। अब आपको क्या लगता है कि ये जो नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर था, ये जो बर्तन थे, ये इतनी सारी जगहों पर कैसे पहुंचे? अपने आप तो वो उड़ कर नहीं आए होंगे, राइट। तो क्या होता था कि जो ट्रेडर्स थे वो ही जिस जगह पर ये चीजें बनती थी वहां से लेते थे एंड बाकी दूसरे प्लेसेस में इनको बेचते थे, ठीक है, ये हो सकता है। अब जो हमारा साउदर्न इंडिया है वो भी काफी सारी चीजों के लिए फेमस था। ये गोल्ड के लिए, स्पाइसेस एंड स्पाइसेस में भी स्पेशली बात करें तो पेपर, जो काली मिर्च होती है, उसके लिए बहुत ज्यादा फेमस था। एंड इसके अलावा जो प्रेशियस स्टोन्स हैं ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। अब पेपर की बात करें तो ये पर्टिकुलरली जो रोमन एम्पायर है ना, उसमें इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू दी जाती थी, ठीक है। वहां के लोग, रोमन एम्पायर के लोग पेपर की बहुत ज्यादा वैल्यू करते थे और इतनी ज्यादा वैल्यू थी कि उस टाइम पे इसको क्या कहा जाता था? ब्लैक गोल्ड। हालांकि आज तो जो पेट्रोलियम है उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है, बट पुराने टाइम पे इसकी इतनी ज्यादा वैल्यू थी पेपर की कि उसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता था। तो जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, वो इन सभी चीजों को यहाँ से ले जाते थे इंडिया से एंड रोम में किस तरह ले जाते थे? शिप्स के थ्रू, ठीक है, एंड लैंड के थ्रू, कारवंस में जाते थे, एकदम जत्थे में जाते थे, सारे जो ट्रेडर्स हैं वो मिलके ग्रुप में जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से ये सारे गुड्स को यहाँ से ले जाते थे इंडिया से एंड रोम में बेचते थे। तो काफी सारे जो है रोमन गोल्ड कॉइन्स मिले हैं साउदर्न इंडिया से, तो जिससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम पर जो रोम के साथ है साउदर्न इंडिया की बहुत ज्यादा ट्रेड हुआ करती होगी, राइट। तो इस तरह बहुत सारी चीजों से हम पता लगा सकते हैं कि ट्रेड किस तरह होती थी पुराने टाइम में, राइट। नाउ देयर इज अ पोएम अबाउट ट्रेड। तो बहुत सारी जो संगम लिटरेचर में जो पोएम्स मिलती हैं उनसे भी हमें उस टाइम की ट्रेड के बारे में काफी कुछ पता चलता है। सो यहाँ पे जो पोएम है ये पुहार के बारे में है, जो कि ईस्टर्न कोस्ट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, ठीक है। तो इस पोएम में बताया गया है कि इस पोर्ट पर क्या क्या तरह के सामान आते थे, राइट। स्विफ्ट प्रांसिंग हॉर्सेस बाय सी इन शिप्स। तो सी के थ्रू, समुद्र के थ्रू बहुत जो घोड़े थे वो काफी ज्यादा मात्रा में आते थे यहाँ पे पुहार में।
बेल्स ऑफ ब्लैक पेपर इन कार्ट्स की जो बैलगाड़ी वगैरह होती थी उसमें बहुत ज्यादा ब्लैक पेपर आती थी। जेम्स एंड गोल्ड बॉन्ड इन द हिमालयाज, तो हिमालय से जो जेम्स होते थे, गोल्ड वगैरह होते थे, वो पुहार में आते थे। सैंडलवुड बॉन्ड इन वेस्टर्न हिल्स, सो वेस्टर्न हिल्स में जो सैंडलवुड बनती थी वो यहाँ पे आती थी पुहार में। द पर्ल्स ऑफ द साउदर्न सी से पर्ल्स आते थे, मोती आते थे। एंड कोराल्स फ्रॉम द ईस्टर्न ओशन, एंड ईस्टर्न ओशन से क्या आते थे, कोराल्स आते थे। द यील्ड ऑफ गंगा एंड द क्रॉप्स फ्रॉम द कावेरी, तो गंगा एंड कावेरी के आसपास का जो एरिया था वहां से वहां की क्रॉप्स वगैरह आती थी। ठीक है। फूड स्टफ्स फ्रॉम श्रीलंका, पॉटरी फ्रॉम म्यांमार, सो श्रीलंका से क्या आता था, खाने की चीजें आती थी। एंड पॉटरी कहाँ से आती थी, वो म्यांमार से आती थी। एंड अदर रेयर एंड रिच इम्पोर्ट्स, एंड बाकी काफी सारी चीजें भी आती थी यहाँ पे। सो देखो इस पोएम के थ्रू हमें कितनी सारी चीजों का पता चल गया कि इस टाइम पे पुहार में किस किस चीजों की ट्रेड हो रही थी, एंड साथ ही साथ किस तरह हो रही थी, कि शिप्स के थ्रू हो रही थी, लैंड के थ्रू, कार्ट के थ्रू हो रही थी, एंड किन किन कंट्रीज के साथ हो रही थी, इवन कि श्रीलंका के साथ भी हो रही थी। ठीक है। म्यांमार, हिमालयन तरफ से भी चीजें आ रही थी। तो इन सभी चीजों के बारे में इस तरह पता चल सकता है। अब जो ट्रेडर्स थे उन्होंने काफी सारे सी रूट्स को जो है एक्सप्लोर किया, एंड इनमें से कुछ जो थे वो कोस्ट के साथ साथ उन लोगों ने एक्सप्लोर किया, कि जैसे समुद्र तट जो होता है उसके साथ साथ चलते हुए उन लोगों ने काफी सारे रास्ते जो है वो ढूंढे। इसके अलावा जो दूसरे रूट्स थे वो अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल के थ्रू होते थे। एंड उसमें लोग क्या करते थे कि मॉनसून विंड्स का जो है वो फायदा उठाते थे, कि मॉनसून विंड्स जो है जब साउथ से हमारे इंडिया की तरफ आती थी तो वो लोग उस टाइम पे सेल करते थे, जिस वजह से क्या है बहुत जल्दी वो लोग पहुंच जाते थे इंडिया में। सो अगर उन्हें ईस्ट अफ्रीका या फिर अरेबिया से हमारे वेस्टर्न कोस्ट में आना होता था तो वो लोग साउथ वेस्ट मानसून विंड्स का हेल्प लेते थे। ठीक है। उस टाइम पर वो लोग सेलिंग करना स्टार्ट करते थे जब साउथ वेस्ट मानसून विंड्स चल रही होती थी। एंड इन बड़ी बड़ी जर्नीज के लिए, क्योंकि अब इतना ज्यादा टाइम लगेगा, इन सब के लिए उन्हें बहुत बड़ी बड़ी शिप्स हैं जो हैं, मजबूत शिप जो है, जो बड़े बड़े तूफानों को झेल जाएं, इस तरह की उन्हें बनानी पड़ती थी। न्यू किंगडम्स अलोंग द कोस्ट, सो हमारा जो सबकॉन्टिनेंट है उसके कोस्टल एरियाज में बहुत सारे किंगडम्स जो हैं वो डेवलप हो रहे थे, फ्लरिश हो रहे थे। तो इस सेक्शन में हम कुछ उन्हीं किंगडम्स के बारे में पढ़ेंगे। राइट। सो जो हमारा साउदर्न एरिया है, साउदर्न पार्ट है, वो इस तरफ पूरे तीनों तरफ से सी से घिरा हुआ है। राइट। इधर से पूरा सी से घिरा हुआ है। तो ये सारा पूरा कोस्टल एरिया हो गया। राइट। इसके अलावा जो सबकॉन्टिनेंट है, साउदर्न सबकॉन्टिनेंट, उसमें हिल्स भी हैं बहुत सारे, प्लेट्यूज हैं और रिवर वैलीज भी हैं। एंड जितनी भी यहाँ पर रिवर वैलीज हैं इनमें सबसे ज्यादा जो फर्टाइल रिवर वैली है वो है कावेरी रिवर की। राइट। इट इज द मोस्ट फर्टाइल रिवर वैली। अब जो चीफ्स एंड किंग्स थे जिन्होंने कोस्टल एरिया एंड जो रिवर वैली वाला एरिया है उस पर कंट्रोल कर लिया, वो लोग क्या है बहुत ज्यादा रिच एंड पावरफुल बन गए। ठीक है। अब आप यहाँ पर खुद सोचो कि जो चीफ्स एंड किंग्स थे जिन्होंने रिवर वैलीज एंड कोस्टल एरियाज पर कंट्रोल किया, वो ही क्यों रिच एंड पावरफुल हुए। देखो जो रिवर वैलीज हैं बहुत ज्यादा फर्टाइल हैं, अगर वो इतनी ज्यादा फर्टाइल है तो उनका जो प्रोडक्शन होगा वहां पे क्रॉप वगैरह का वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो अगर प्रोडक्शन ज्यादा होगी तो फिर रेवेन्यू भी ज्यादा होगा। इसके अलावा जो कोस्टल वाला एरिया है उसमें पोर्ट्स होंगे बहुत सारे, उसमें ट्रेड होती होगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट वाला सिस्टम होगा। ठीक है। जिस वजह से यहाँ पे ट्रेड इतनी ज्यादा होने के कारण इस वजह से भी बहुत ज्यादा फ्लरिश करेंगे, यहाँ पे जो है किंग वगैरह वो बहुत ज्यादा पावरफुल होंगे। सो इस कारण की वजह से ये वाले एरिया के जो रिच किंग्स थे, चीफ्स थे, वो सब रिच एंड पावरफुल बने। सो संगम पोएम्स में एक वर्ड यूज किया जाता है मूवेंदर, जिसका मतलब है थ्री चीफ्स। ठीक है। इट इज अ तमिल वर्ड एंड जिसका मतलब है थ्री चीफ्स। सो जो मूवेंदर वर्ड है वो थ्री हेड्स को यूज करने के लिए, डिनोट करने के लिए यूज किया जाता है। अब वो थ्री कौन कौन है हेड्स, ये कुछ रूलिंग फैमिलीज थी, थ्री मेन रूलिंग फैमिलीज थी जो कि थी छोलास, चेरास एंड पांड्यास। तो इन तीनों रूलिंग फैमिलीज के चीफ को डिनोट करने के लिए वर्ड यूज किया जाता था मूवेंदर। सो ये जो रूलिंग फैमिलीज हैं छोला, चेरास एंड पांड्यास की, ये वाली फैमिलीज आज से लगभग 2300 ईयर्स पहले साउदर्न इंडिया में बहुत ज्यादा पावरफुल बन रही थी। सो हियर इन द मैप यू कैन सी हियर इज छोलास, here is Pandyas and here is Chera kingdom. So you will notice here that all three kingdoms are along the coastline, right? And that's why these were very powerful and rich. So ये जो तीनों ही रूलिंग फैमिलीज थी, छोलास, चेरास एंड पांड्यास, इन तीनों के ही दो दो मेन सेंटर्स थे, राइट, सेंटर ऑफ पावर थे। इसका मतलब कि दो ऐसी सिटीज थी जो कि इनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, जहाँ पे सारी पावर जो है लाई करती थी। तो एक सिटी जो होती थी वो इनलैंड होती थी, मतलब लैंड वाले एरिया में, जैसे एक तो थोड़ा अंदर हो गई
और एक जो है वो एकदम कोस्टल वाले एरिया में होती थी। ठीक है, तो इस तरह दो मेन सिटीज होती थी उनकी सेंटर ऑफ पावर की। अब इन 6 की 6 सिटीज में से 6 मतलब कि 2 छोलास की जो इंपॉर्टेंट सिटीज थी, 2 चेरास की, 2 पांड्यास की, तो 6 सिटीज हो गई ना। तो ये जो 6 सिटीज थी इंपॉर्टेंट, इनमें से भी 2 जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो एक है पुहार, जिसको कि कावेरी पट्टिनम के नाम से भी जाना जाता है, एंड ये जो था ये छोला किंगडम का एक पोर्ट था, राइट, ये छोला किंगडम के अंडर आता था। एंड दूसरी जो सिटी है वो है मदुराई, ये है पांड्यास की कैपिटल, राइट। सो दीज 2 सिटीज वर वेरी इंपॉर्टेंट, पुहार एंड मदुराई। सो ये जो चीफ्स थे ये लोग रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। इसका मतलब कि ऐसा नहीं होता था कि वो अपनी जो भी जनता है उससे ऐसा कहते थे कि हर एक इस साल में, इस महीने में जो है तो मुझे इतना इतना परसेंट, या फिर अपने जो भी प्रोडक्शन किया है उसका इतना परसेंट ला के दो। ऐसा नहीं होता था, वो कोई रेगुलर टैक्सेस कलेक्ट नहीं करते थे। ठीक है, इसके बदले वो क्या करते थे, वो अपने लोगों से गिफ्ट्स डिमांड करते थे। ठीक है, ट्रिब्यूट डिमांड करते थे। से लोग अपने नेबरिंग एरियाज में मिलिट्री एक्सपीडिशंस पर भी जाते थे एंड वहां से भी ये लोग ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे। मिलिट्री एक्सपीडिशंस मतलब कि एक ऐसा मिलिट्री कैंपेन जो कि किसी दूसरे एरिया में किया जा रहा है किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव के लिए, राइट। तो वो होता है मिलिट्री एक्सपीडिशन। तो ये लोग जो होते हैं मिलिट्री एक्सपीडिशन करते थे और ट्रिब्यूट कलेक्ट करते थे, राइट। अब जो भी वेल्थ कलेक्ट होती थी उसमें से ये लोग क्या करते थे, जो चीफ होते थे वो कुछ तो अपने पास रख लेते थे एंड कुछ जो है अपने सपोर्टर्स में बांट देते थे। अब सपोर्टर्स जैसे कि उनके खुद के फैमिली मेंबर्स हो गए, सोल्जर्स हो गए, पोएट्स, तो इन सभी लोगों में वो बाकी वेल्थ जो है बांट देते थे। अब बहुत सारे जो पोएट्स थे वो अपने चीफ की प्रेज में, तारीफ में बहुत सारी पोएम्स कंपोज करते थे एंड जिसके बदले उन लोगों को काफी अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स मिलते थे, जैसे कि प्रेशियस स्टोन, गोल्ड, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, चैरियट्स एंड फाइन क्लोथ्स। तो ये सारी जो चीजें हैं उन्हें एज रिवॉर्ड मिलती थी चीफ के द्वारा। कब? जब वो उनकी तारीफ में जो है बढ़िया बढ़िया सी पोयम लिखते थे। सो जो अभी हमने बात की छोला चेरा पांड्यास की, सो इसके लगभग 200 इयर्स लेटर एक डायनेस्टी उभर कर आई वेस्टर्न इंडिया में, बहुत ही पावरफुल बनकर। तो उस डायनेस्टी को क्या कहते हैं, सातवाहनास के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, तो ये वेस्टर्न इंडिया जो था उसमें एकदम पावरफुल बनकर उभर कर आई। एंड इस डायनेस्टी, सातवाहनास डायनेस्टी का जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था वो है गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी। ठीक है, सो इनके बारे में हमें एक इंस्क्रिप्शन से पता चलता है जो कि उनकी मदर, जिनका नाम था गौतमी बालाश्री, उनके बिहाफ पर इस इंस्क्रिप्शन को लिखा गया है, राइट। सो उस इंस्क्रिप्शन में से हमें इनके बारे में काफी कुछ पता चलता है। सो जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे, इनको एंड जो बाकी सातवाहना रूलर्स थे उनको क्या कहा जाता था, लॉर्ड्स ऑफ दक्षिणी पथ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो दक्षिण जो पथ है इसका मतलब क्या हुआ, दक्षिण प्लस पथ। दक्षिण मतलब साउथ एंड पथ मतलब रूट। सो इसका मतलब है द रूट लीडिंग टू द साउथ, ऐसा रूट, ऐसा पथ जो कि साउथ की तरफ जा रहा है, राइट। एंड कभी कभी ये जो दक्षिण पथ वर्ड है इसको पूरे साउदर्न रीजन को रेफर करने के लिए भी यूज कर दिया जाता था। अभी जो गौतमी पुत्र श्री सतकर्णी थे इन्होंने अपनी आर्मी को ईस्टर्न, वेस्टर्न एंड साउदर्न कोस्ट में भी भेजा, ठीक है, एक्सपीडिशंस वगैरह के लिए। द स्टोरी ऑफ सिल्क रूट। तो यहाँ पर ये सिल्क रूट से ये मत समझ लेना कि कोई रास्ता है जो कि सिल्क से बना हुआ है, नहीं, ये एक रूट है जिसपे सिल्क की बहुत ज्यादा ट्रेड होती थी जिसके थ्रू, तो इसलिए उस रूट को क्या कहा जाने लग गया, सिल्क रूट। सो वी शुड रीड मोर अबाउट दिस इन दिस सेक्शन, राइट। सो जो सिल्क होता है उसकी बहुत सी ग्लॉसी से उसके कलर होते हैं, बहुत ही स्मूथ उसका टेक्सचर होता है उस कपड़े का, तो जिस वजह से इस कपड़े की बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है, राइट। इस सिल्क जो फैब्रिक होता है उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू की जाती है सोसाइटीज में। नाउ मेकिंग सिल्क इज नॉट अ इजी प्रोसेस, इट इज अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। ठीक है, बहुत ही ज्यादा मेहनत लगती है, टाइम लगता है इसको बनाने के लिए। अब जो सिल्क वॉर्म होता है उसके कुकून से रॉ सिल्क निकाला जाता है, राइट। सिल्क वॉर्म क्या होता है कि वो ना बहुत दिन तक खाता रहता है, उसके बाद एक प्रॉपर सिल्क वॉर्म अडल्ट बनने के लिए वो क्या करता है, वो एक अपने चारों तरफ सिल्क फाइबर का एक कुकून बना लेता है, राइट, अपने चारों तरफ, और जिसके अंदर वो है प्यूपा बनता है और उसके बाद अडल्ट बन के कुछ दिन बाद बाहर निकलता है। तो ये जो आउटर कवरिंग हुई इसकी, इसको क्या कहते हैं, कुकून, राइट। और इसी से जो रॉ सिल्क है वो निकाला जाता है। उसके बाद रॉ सिल्क निकालने के बाद उससे थ्रेड बनाया जाता है एंड फिर उस थ्रेड से कपड़े बुने जाते हैं। सो ये जो टेक्निक है सिल्क बनाने की, ये आज से लगभग 7000 ईयर्स पहले चाइना में इन्वेंट की गई थी सबसे पहले। ठीक है, कहाँ इन्वेंट हुआ था सिल्क, सबसे पहले चाइना में, राइट। अब वैसे तो ये जो मेथड है सिल्क बनाने का ये हजारों सालों तक एक सीक्रेट बना रहा, मतलब चाइनीज ने किसी को बताया नहीं था कि किस तरह बनाया जाता है, तो उन्होंने बहुत ही एकदम सहेज के रखा था इस प्रोसेस को, किसी को नहीं बताया था, राइट।
अब जो चाइनीज पीपल थे वो लोग क्या करते थे, जो भी उन्होंने सिल्क प्रोड्यूस किया है उसको दूसरे इलाकों में, डिस्टेंट लैंड्स में वो लोग उसको बेचने जाते थे। ठीक है, वो बेचने किस तरह जाते थे, वो पैदल जाते थे, बाय फुट जाते थे, हॉर्स के बैक पर, घोड़ों पर, ठीक है, और कैमल्स पर। तो इन सब चीजों के थ्रू वो ट्रेड पर लेके जाते थे, ट्रेड के लिए अपने सिल्क को दूसरे इलाकों में। अब जिस पाथ को वो फॉलो करते थे, मतलब जिस पाथ के थ्रू वो चाइना से लेकर दूसरे इलाकों पर जाते थे, ठीक है, अपने सिल्क को बेचने के लिए, उसको क्या कहा गया, सिल्क रूट, उस रूट को, राइट। सो जो चाइनीज रूलर्स होते थे वो क्या करते थे, वो दूसरे कंट्रीज के रूलर्स जैसे कि ईरान एंड वेस्ट एशिया में, उनके रूलर्स को सिल्क को एज गिफ्ट सेंड करते थे, ठीक है। एंड जिस वजह से क्या हुआ, अब ये जो वेस्टर्न कंट्रीज तक, इन तक जब सिल्क पहुंच गया, तो इसके बाद और जो वेस्टर्न इलाका है, वेस्ट एशिया है, वहां तक और ज्यादा जो है सिल्क पहुंच गया, बाकी जगहों पर भी सिल्क को और जाना लग गया। आज से लगभग 2000 साल पहले जो रूलर्स हुआ करते थे, जो रिच पीपल होते थे रोम में, उनके बीच में ये सिल्क का कपड़ा पहनना ना एक फैशन बन गया, ठीक है। तो सभी लोग पहन रहे थे और एक तरह से उनके स्टेटस को भी शो करता था कि जो अमीर हैं, जो वेल्दी लोग हैं, रूलर्स हैं, वो इस सिल्क के कपड़े को पहनने लगे, ये काइंड ऑफ फैशन बन गया। अभी जो सिल्क था ये बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था, क्योंकि इसे चाइना से लाया जाता था, एंड जो रूट था वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस था, ठीक है। माउंटेन से होते हुए, डेजर्ट से होते हुए, तो इन सभी खतरनाक रास्तों के होते हुए सिल्क को दूसरे इलाकों तक पहुंचाया जाता था। तो कभी कभी क्या होता था, जो इन रूट्स पर, जो ये सिल्क रूट है, वहां पर जो रहने वाले लोग होते थे वो इन सिल्क ट्रेडर्स को रोक देते थे, ठीक है। वो कहते थे कि हमें कुछ पेमेंट दो, पैसा दो, अगर तुम हमें नहीं दोगे तो हम तुम्हें आगे नहीं जाने देंगे। तो कुछ इस तरह की चीजों का भी सामना करना पड़ता था सिल्क ट्रेडर्स को। बहुत सारे ऐसे राजा होते थे जो कि सिल्क रूट के पोर्शंस पर कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। अब वो ऐसा क्यों करते थे, क्यों इन पोर्शंस को कंट्रोल करना चाहते थे? क्योंकि जो भी लोग इन रूट्स से ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड के लिए जा रहे हैं, ट्रेडर्स वगैरह, वो उनसे वहां का जो राजा वगैरह, ताकि उन ट्रेडर्स से गिफ्ट ले सके, टैक्सेस ले सके, ठीक है, ट्रिब्यूट वगैरह, तो इन सभी चीजों का जो है वो फायदा उठा सके उन ट्रेडर्स से। और इन गिफ्ट वगैरह के बदले में क्या होता था कि ये जो राजा वगैरह होते थे वो इन ट्रेडर्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, कि जो रॉबर्स वगैरह, जो डाकू वगैरह होते हैं, उनसे, उनके अटैक से इन ट्रेडर्स को राजा बचाता था, ठीक है। कि मतलब ऐसे ना एकदम मिलजुल कर काम होता है कि तुम हमें टैक्स वगैरह दो, तुम हमें ट्रिब्यूट दो, हम तुम्हें प्रोटेक्शन देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरह चलता था काम। जब सबसे जो बेस्ट नोन रूलर्स हैं जिन्होंने इस सिल्क रूट को कंट्रोल किया था वो हैं कुशानाज। आज से लगभग 2000 साल पहले ये जो कुशानाज थे, इन्होंने सेंट्रल एशिया एंड जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया है उस पर रूल किया था, राइट। जो दो इम्पोर्टेंट सिटीज थी इनके रूल में, कुशानाज के रूल में, जो कि एकदम सेंटर ऑफ पावर थी, वो थी पेशावर एंड मथुरा। इसके अलावा जो तक्षशिला है वो भी इनके किंगडम का पार्ट था उस टाइम पे। कुशानास के रूल के टाइम पर सिल्क रूट की एक और ब्रांच निकल कर आई, मतलब कि जो एक और नया रूट निकल गया, जो कि सेंट्रल एशिया से लेकर जो इंडस रिवर का जो माउथ है, इंडस रिवर का माउथ मतलब कि जहां पे इंडस रिवर जो है वो जाके समुद्र से मिलता है, ठीक है, तो उसे माउथ ऑफ द रिवर कहते हैं। एक नया रूट बन गया जो कि था सेंट्रल एशिया से लेकर इंडस रिवर के माउथ तक, और जिसके थ्रू क्या होता था, जो रोमन एम्पायर वाला एरिया है वहां पर सिल्क को शिप किया जाता था, ठीक है, वहां तक सिल्क को पहुंचाया जाता था। जो कुशानाज हैं वो सबसे पहले रूलर्स में से एक हैं जिन्होंने गोल्ड कॉइन्स जो है वो इशू किए थे हमारे सब कॉन्टिनेंट में, राइट। द कुशानाज वर अमंगस्ट द अर्लीस्ट रूलर्स ऑफ द सब कॉन्टिनेंट टू इशू गोल्ड कॉइन्स, एंड इन गोल्ड कॉइन्स को जो है ट्रेडर्स यूज करते थे इस सिल्क रूट के थ्रू, राइट। द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म। जो सबसे फेमस कुशाना रूलर थे वो थे कनिष्का, जिन्होंने आज से लगभग 1900 ईयर्स पहले रूल किया था। कुशाना ने एक बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज की थी, जिसमें जो भी स्कॉलर्स वगैरह हैं वो आते थे एंड इंपॉर्टेंट मैटर्स पर डिस्कस करते थे, ठीक है। कुशाना के दरबार में, कोर्ट में एक पोएट थे जिनका नाम था अश्वघोषा। इन्होंने बुद्ध की बायोग्राफी लिखी थी, राइट, एंड उस बायोग्राफी का नाम क्या था, बुद्ध चरिता। एंड इस टाइम पे क्या हुआ कि जो अश्वघोषा एंड जो दूसरे बुद्धिस्ट स्कॉलर्स थे उन्होंने संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, राइट। इस टाइम पर एक नया फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म निकल के आया, एक नई तरीके का बुद्धिज्म, जिसको कि महायाना बुद्धिज्म के नाम से जाना गया। तो इस नए फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म के दो डिस्टिंक्ट फीचर्स थे। पहले वाले फॉर्म में क्या होता था कि जो बुद्ध की प्रेजेंस है वो कुछ साइंस को यूज करके दर्शाई जाती थी, जैसे कि जो उनके एनलाइटमेंट अटेन करना है
तो वो किसके थ्रू शो किया जाता था? पीपल के ट्री के थ्रू, कि पीपल का ट्री बना दिया तो उससे क्या शो हो रहा है कि जो बुद्ध है उन्होंने एनलाइटमेंट अटेन की। तो उस टाइम इस तरह के कुछ साइन, जैसे कि पीपल ट्री क्या हो गया, एक साइन हो गया, तो उसको यूज करके बुद्ध की प्रेजेंस को शो किया जा रहा था। बट अब क्या हुआ कि ये जो महायाना बुद्धिज्म है, इसमें क्या हुआ, इसमें किसी साइन के थ्रू बुद्ध को नहीं बताया जा रहा, इसमें डायरेक्ट बुद्ध के स्टेचूज बनाए जा रहे थे। ठीक है, इसमें बुद्ध के स्टेचूज बनाए जाने लग गए, एंड बहुत सारे जो स्टेचूज हैं वो मथुरा में बने, एंड बाकी कुछ जो है वो तक्षशिला में भी बने। अब जो दूसरा चेंज था वो था चेंज इन बिलीफ इन बोधिसत्वास। राइट, तो बोधिसत्वास कौन होते हैं? ये वो पर्संस होते हैं जिन लोगों ने एनलाइटमेंट अटेन कर चुकी होती है। ठीक है, एंड पहले क्या होता था कि जब ये लोग एनलाइटमेंट अटेन कर लेते थे तब वो लोग एक दूसरे एरिया में आइसोलेशन में जाके, मतलब दीन दुनिया से जैसे कट कर अलग होकर मेडिटेट करते थे एकदम शांति में। ठीक है, बट अब क्या हुआ महायाना बुद्धिज्म में कि अब ये लोग किसी आइसोलेशन में जाके मेडिटेट नहीं कर रहे थे, ये वहीं लोगों के बीच में रहकर उन लोगों को टीच करते थे। राइट, अब जो बोधिसत्वास की जो वर्शिप है उनके लोग बहुत ज्यादा पूजा करने लगे, एंड ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हो गया। ठीक है, एंड जो बोधिसत्वास की पूजा करना, उनकी वर्शिप करना जो है, ये दूसरे एरियाज में भी फैल गया, जैसे कि सेंट्रल एशिया हो गया, चाइना, और बाद में कोरिया एंड जापान जैसी जगहों पर भी जो बोधिसत्वास की वर्शिप है ये चीज पॉपुलर हो गई। सो ये पिक्चर देखो, सो सांची में जो स्तूपा है वहां का ये स्कल्पचर है, तो इसमें देखो ये ट्री जो है वो पीपल ट्री है वो शो किया गया है, नीचे खाली जगह शो की गई है। तो इस पिक्चर के थ्रू क्या समझाया गया है कि जो बुद्धा थे उन्होंने पेड़ के नीचे मेडिटेट करते हुए एनलाइटमेंट अटेन की। तो कुछ इस तरह स्कल्पचर्स के थ्रू उस टाइम पे पहले साइंस के थ्रू इन स्कल्पचर्स में शो किया जाता था बुद्धा की प्रेजेंस को, बट बाद में क्या होने लग गया, बुद्धा की खुद की स्टैचूज बनाई जाने लग गई। इसके अलावा जो बुद्धिज्म है वो इंडिया के वेस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट में भी जो है फैलने लग गया, एंड बहुत सारी जो केव्स थी, जो गुफाएं थी, उनको बनाया गया ताकि जो मॉन्क्स हैं वो वहां पर रह सकें। ठीक है, सो ये जो केव्स थी, ये बहुत सारी केव्स जो है वो किंग्स एंड क्वींस के कहने पर बनाई गई थी, एंड कुछ जो केव्स हैं वो मर्चेंट एंड फार्मर्स ने भी बनवाई थी। सो ये जो केव्स हैं वो ये वेस्टर्न घाट के जो पासेस होते हैं उनमें लोकेट होती थी। तो पासेस क्या होते हैं कि जैसे दो माउंटेन्स या फिर हिल्स हैं, तो इनके बीच का ये जो एरिया, ताकि ये वाला एरिया जो नीचे वाला, जहां से इनको क्रॉस करा जा सके आसानी से। ठीक है, तो इस वाले एरिया को क्या कहते हैं, पास कहते हैं। सो इनमें ये केव्स वगैरह थी, ये लोकेटेड थी, एंड जो रोड होते थे जो कि कोस्ट एंड सिटीज को जोड़ते थे, वो भी इन पासेस के थ्रू ही निकलते थे। ठीक है, और जो ट्रेवल्स होते थे वो भी क्या करते थे, अपनी ट्रैवलिंग के दौरान, अपनी जर्नी के दौरान इन मोनेस्ट्रीज में कुछ देर के लिए रुक जाया करते थे। ठीक है, सो ये दो पिक्चर जो आप देख रहे हो, ये वाली जो है ये मथुरा में बनाई गई स्कल्पचर की है, एंड ये वाली जो है तक्षशिला के स्कल्पचर की है। तो आप इसमें कुछ डिफरेंसेस एंड सिमिलरिटीज देख सकते हो, एंड ये भी देख सकते हो कि उस टाइम पे देखो कितने अच्छे से जो है स्कल्पचर्स बनाए हुए हैं। राइट, इसके अलावा बहुत सारे जो साउथ ईस्टवर्ड एरियाज हैं उनमें भी बुद्धिज्म का स्प्रेड हुआ। ठीक है, जैसे कि श्रीलंका हो गया, म्यांमार, थाईलैंड एंड अदर जो पार्ट थे साउथ ईस्ट एशिया के, जैसे कि इंडोनेशिया हो गया, तो इन सभी जगह में बुद्धिज्म की जो है बहुत ज्यादा प्रचार होने लग गया, बहुत ज्यादा बुद्धिज्म वहां पर फैलने लग गया। बट इन एरियाज में जो ओल्डर फॉर्म ऑफ बुद्धिज्म था, ठीक है, वो ज्यादा फेमस था, जिसको कि थेरावाड़ा बुद्धिज्म कहते हैं। ठीक है, तो जो न्यू वाला था वो था महायाना, तो वो इन एरियाज में इतना फेमस नहीं था। ये जो साउथ ईस्ट वर्ल्ड वाले एरियाज है ना, तो यहाँ पे पुराना वाला जो बुद्धिज्म था थेरावाड़ा, वो ज्यादा फेमस था। राइट, द क्वेस्ट ऑफ पिलग्रिम्स। सो इस सेक्शन में हम कुछ बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स के बारे में देखेंगे कि उनकी जो जर्नी थी, ये बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हो गई या फिर बहुत सारे जो बुद्ध से रिलेटेड प्लेसेस हो गए, सो उन पे उन लोगों ने विजिट किया था, एंड उनकी जर्नी किस तरह की रही, उन लोगों ने किन किन चीजों का सामना किया, क्या क्या चीजें यहाँ पर देखी, तो इन सभी चीजों के बारे में हम इस सेक्शन में देखेंगे। सो क्या होता था कि जब बहुत सारे जो ट्रेडर्स हैं वो अपने कारवन्स में शिप्स एंड लैंड के थ्रू जब जाते थे एक प्लेस से दूसरे प्लेस, तो उनके साथ साथ कभी कभी जो पिलग्रिम्स होते थे, तीर्थ यात्री होते थे, वो भी उनके साथ चल लेते थे। कि जैसे कि सेम प्लेस पे जा रहे हैं तो वो लोग कह देंगे भैया तुम यहाँ जा रहे हो, हम भी साथ में चल लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से जो पिलग्रिम्स थे वो भी ट्रेडर्स के साथ आ जाते थे। सो पिलग्रिम्स कौन होते हैं? दे आर मेन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू वर्शिप। सो अगर हिंदी में बोले तो ये वो औरत या आदमी होते हैं जो लोग की किसी एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं, किसी धार्मिक स्थल पर, ताकि वो वहां पर पूजा वगैरह कर सके। ठीक है,
सो नाउ पिलग्रिम्स होते कौन है? सो दे आर मैन एंड वुमेन हु अंडरटेक जर्नीज टू होली प्लेसेस इन ऑर्डर टू ऑफर वर्शिप। तो ये लोग वो मैन एंड वुमेन होते हैं जो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाते हैं, किसी होली प्लेस पर, ठीक है, किसी धार्मिक स्थल पर जाते हैं वो, ताकि वो वहां पर अपनी पूजा वगैरह जो है वो वर्शिप ऑफर कर सकें, ठीक है। सो बेस्ट नोन जो कुछ पिलग्रिम्स हैं जिनके अकाउंट्स वगैरह मिले हैं वो है चाइनीज बुद्धिस्ट पिलग्रिम्स, ठीक है, जो चाइना से आए थे वो तीर्थयात्री। सो फायान थे जो कि आज से लगभग 1600 ईयर्स पहले आए थे। उसके बाद श्वानजांग जो कि आज से लगभग 1400 ईयर्स पहले आए थे। एंड उसके बाद आई किंग जो कि लगभग 50 साल बाद आए थे श्वानजांग के, राइट। सो ये यहाँ पर क्यों आए थे? ये जो बुद्धा से रिलेटेड जो प्लेसेस थे उनको विजिट करने के लिए आए थे, बाकी जो फेमस मोनेस्ट्रीज थी उनको विजिट करने के लिए आए थे, राइट। अब इन सभी पिलग्रिम्स ने अपनी जो उनकी पूरी जर्नी रही, उन्होंने क्या क्या चीजें फेस की या जो भी है उनका अकाउंट दिया है, ठीक है, इन तीनों ने। अब इन्होंने किस किस चीज का अकाउंट दिया है? इन्होंने अपने डेंजर्स के बारे में बताया जो कि इन्होंने अपने यात्रा के दौरान एनकाउंटर किए, ठीक है, जिन चीजों का इनको सामना करना पड़ा, और इस यात्रा में कभी कभी सालों लग जाते थे, राइट। बाकी इन्होंने कंट्री के बारे में लिखा है, मोनेस्ट्रीज के बारे में लिखा जो भी इन लोगों ने विजिट की, एंड बहुत सारी बुक्स के बारे में बताया कि जो कि ये यहाँ से अपने साथ ले गए थे, ठीक है। हाउ फायान रिटर्न टू चाइना, तो यहाँ पे एक अकाउंट दिया हुआ है कि किस तरह जो फायान थे वो वापस चाइना पहुंचे। सो फायान ने अपनी जो जर्नी बिगिन की थी वापस चाइना जाने की, वो बंगाल से शुरू की थी, ठीक है। तो उन्होंने एक शिप बोर्ड की जो कि कुछ मर्चेंट्स की थी, ठीक है, व्यापारियों की शिप में वो भी बैठ गए। तो उन लोगों ने मुश्किल से ही 2 दिन का सफर तय किया होगा और वहां पे कोई तूफान आ गया, ठीक है, समुद्र में। अब जो मर्चेंट्स थे उन्होंने क्या किया, तूफान से बचने के लिए उन्होंने अपने जो भी मर्चेंडाइज था, जो भी प्रोडक्ट वगैरह बेचने के लिए ले जा रहे थे, उन लोगों ने वो शिप से नीचे फेंकने लग गए समुद्र में, ताकि जो शिप है वो थोड़ी हल्की हो जाए और उसे डूबने से बचाया जा सके। बट जो फायान थे उन्होंने अपनी कुछ पर्सनल बिलोंगिंग, थोड़ी बहुत जो उनका कुछ पर्सनल सामान था वो तो उन्होंने फेंक दिया, बट उन्होंने जो भी बुक्स इकट्ठी की थी इस पूरी यात्रा के दौरान, बाकी जो स्टेच्यूज उन्होंने इकट्ठे किए थे बुद्धा के, वो उन्होंने नहीं फेंके, ठीक है। एंड फाइनली लगभग 13 दिन के बाद जो तूफान है वो शांत हुआ। सो उन्होंने सी को, फायान ने सी को कुछ इस तरह डिस्क्राइब किया है, राइट। तो वो कहते हैं कि जो सी है वो बाउंडलेस है, मतलब देखने में ऐसा पता ही नहीं चलता कि किधर पर उसका छोर है, वो कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पर खत्म हो रहा है, ठीक है। और जब तुम समुद्र में यात्रा कर रहे होते तो एकदम इम्पॉसिबल हो जाता है ये जानना कि कहाँ पर ईस्ट है, कहाँ पर वेस्ट है। सो एक ही तरीका है जिस तरह तुम जान सकते हो इन डायरेक्शन का, वो है कि सन, मून, स्टार्स, इन सबको ऑब्जर्व करके, राइट। एंड अगर डार्क हो, रेनी डे हो, जैसे तूफान वगैरह हो, कि जो आसमान है वो बिल्कुल भी क्लियर ना हो, तो बस एक ही तरीका है, वो है कि हवा के साथ साथ बहते जाओ। सो इस तरह फायान ने कुछ चीजें बताई हैं समुद्र के बारे में। सो फायान को जावा पहुंचने में, जावा जो है एक आइलैंड है इंडोनेशिया में, जावा तक पहुंचने के लिए उनको 90 डेज लग गए। एंड जावा में फिर वो 5 महीने के लिए रुके, उसके बाद उन्होंने दूसरी मर्चेंट शिप जो है वो ली, फिर वो वहां से चाइना गए, राइट। सो कुछ इस तरह इतनी सारी तकलीफों का सामना करते हुए वो चाइना पहुंचे। सो अब दूसरे ट्रैवलर की बात करें, शानजान की, तो इन्होंने चाइना जाने के लिए लैंड रूट अपनाया, ठीक है, वो रूट अपनाया जो कि नॉर्थ वेस्ट एंड सेंट्रल एशिया से होते हुए चाइना जाता है, ठीक है। एंड जब वो इंडिया से जा रहे थे वापस चाइना, तो वो बहुत सारी चीजें अपने साथ लेके गए थे। उन्होंने बहुत सारी जो बुद्धा के स्टैचूज थे जो कि गोल्ड, सिल्वर या फिर सैंडलवुड से बने हुए थे, तो बहुत सारे ऐसे स्टैचूज उन्होंने अपने साथ लिए। एंड इसके अलावा 600 से भी ज्यादा जो है मैन्युस्क्रिप्ट्स वो अपने साथ ले गए थे, जो कि 20 हॉर्सेस पर, 20 घोड़ों पर लादी हुई थी, ठीक है। बट जब वो इंडस वैली को, इंडस रिवर को पार कर रहे थे, तो उनकी जो नाव है वो पलट गई, ठीक है। एंड जिस वजह से क्या हुआ, जो 50 मैन्युस्क्रिप्ट थी लगभग, वो उनकी गुम हो गई। एंड बाकी जब वो चाइना पहुंच गए तो जो बची हुई मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो उनको उन्होंने संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट करते हुए पूरी जिंदगी बिता दी, ठीक है। तो पूरी लाइफ उन्होंने क्या किया, बाकी अपनी इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को जो उनकी बची थी उनको संस्कृत से चाइनीज में ट्रांसलेट किया। नालंदा, अ यूनिक सेंटर ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। सो जो श्वानजांग थे एंड जो दूसरे पिलग्रिम्स थे उन्होंने काफी टाइम बिताया नालंदा में स्टडी के लिए, ठीक है। एंड नालंदा जो है वो उस टाइम की बहुत ही ज्यादा फेमस बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री थी। सो उन्होंने नालंदा के बारे में कुछ इस तरह बातें लिखी हैं उसको डिस्क्राइब करते हुए। सो द टीचर्स आर द मेन ऑफ द हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट। तो वो कहते हैं कि जो यहाँ पे रहने वाले जो टीचर्स हैं, अब इससे पता चलता है हमें कि वो टीचर्स जो है वो सिर्फ मेन हैं, ठीक है। टीचर्स आर द मैन ऑफ हाईएस्ट एबिलिटी एंड टैलेंट, कि वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, बहुत ही ज्यादा एबल हैं। दे फॉलो द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा इन ऑल सिंसियरिटी, कि वो पूरे मन से, पूरे सिंसियर होके जो बुद्धा की टीचिंग्स हैं उनको फॉलो करते हैं।
एंड मोनेस्ट्री के जो रूल्स हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं एंड हर एक इंसान को, वहां पे रहने वाले हर एक इंसान को उनको फॉलो करना पड़ता है। एंड जो डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे जो डिस्कशंस है वो पूरे दिन होती रहती हैं। एंड जो बूढ़े हैं, जो ओल्ड हैं एंड जो यंग हैं, वो साथ में मिलके एक दूसरे को हेल्प करते हैं। बहुत सारे जो लर्नड मैन हैं वो अलग अलग सिटीज से आते हैं एंड अपने कुछ डाउट्स को क्लियर करने के लिए आते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि जो टीचर्स वगैरह वो बहुत ही ज्यादा ज्ञानी हैं, बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हैं, तो उनसे अपने डाउट्स वगैरह क्लियर करने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। बट यहाँ पर तुम इतनी आसानी से घुस नहीं सकते हो। जो मोनेस्ट्री है उसमें इतनी इजीली एंट्री नहीं मिलती थी किसी को भी। जो गेट कीपर्स हैं वो हर एक न्यू एंट्रेंट से, जो कि नया उस टाइम पे पहली बार एंटर कर रहा है वहां पे, तो उससे कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछते थे एंड उन्हें तभी अंदर जाने दिया जाता था जब वो उन क्वेश्चंस का सही सही आंसर दे दें। एंड क्या होता था ऑन एन एवरेज कि हर एक 10 में से लगभग 7 से 8 जो लोग थे वो उन क्वेश्चंस का आंसर दे ही नहीं पाते थे। तो सोच लो कितने हार्ड क्वेश्चंस उनसे पूछे जाते थे और किस तरह के लोगों को जो है मोनेस्ट्री में एंटर करने दिया जाता था। द बिगिनिंग ऑफ भक्ति। सो हमने बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा कि किस तरह वो स्प्रेड हुआ, किस तरह उसकी नई फॉर्म निकल कर आई। सो इसी टाइम पर बहुत सारे ऐसे डेटीज थे जिनकी जो वर्शिप है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लग गई, उनकी इंपॉर्टेंस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई। स्पेशली कुछ डेटीज जैसे कि शिवा हो गए, विष्णु एंड गॉडेसेस जैसे कि दुर्गा हो गई, इनकी इंपॉर्टेंस है बहुत ज्यादा बढ़ गई थी उस टाइम पे। अब इन डेटीज की जो पूजा है वो भक्ति के थ्रू की जा रही थी, राइट। अब भक्ति क्या है आप सोच रहे होंगे। सो भक्ति क्या है, मतलब कि जैसे मान लो कोई इंसान है, उसको किसी पर्टिकुलर देवी या देवता में बहुत ज्यादा उसको आस्था है उसकी, ठीक है। तो जो इस पर्सन की, उसके मर्जी के, उसके पसंदीदा जो डेटी है उसके प्रति जो उनकी डिवोशन होगी, ठीक है, जो आस्था होगी, उसको हम कहते हैं भक्ति, राइट। कि इसमें क्या होता है कि मतलब वो अपनी मर्जी के जो देवी देवता है उनकी पूजा करता है, उनकी आस्था करता है। एंड इसमें उनको भारी आडंबरों की, बड़े बड़े हवनों की, पूजा की, इन सब की रीति रिवाजों की जरूरत नहीं होती थी, ठीक है। वो सिर्फ अपनी आस्था से, मन से, ज्यादा कुछ उन्हें नहीं करना होता था, जैसे कि अपने खुद ही अंदर उनको याद कर लेते थे, तो इस तरीके से उनकी पूजा करते थे। तो उसके लिए उनको बड़े बड़े जो आडंबर वगैरह होते थे या फिर बड़ी बड़ी जो पूजा पाठ या वो सब की जरूरत नहीं होती थी। और ये जो भक्ति का जो रूट है, भक्ति का जो पाथ है, वो कोई भी फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ अमीर ही भक्ति को फॉलो करेंगे या गरीब ही भक्ति को फॉलो करेंगे, नहीं, कोई भी हो, चाहे सो कॉल्ड हाई क्लास का या फिर लो क्लास का हो, कोई भी मैन या वुमेन, कोई भी आदमी हो, वो भक्ति को के पाथ को फॉलो कर सकता है। वो अपने मर्जी के, अपने पसंदीदा, जिसमें भी उसकी आस्था है, जिस भी डेटी में, उसकी वो पूजा कर सकता है। सो भगवत गीता में भी भक्ति के बारे में लिखा हुआ है। सो भगवत गीता क्या है, एक सेक्रेड बुक है हिंदूज की, जो कि महाभारत का पार्ट है, राइट। सो इसमें क्या होता है कि जो भगवान कृष्ण है वो अर्जुन को, जो कि उनके फ्रेंड भी हैं और उनके भक्त भी हैं, तो भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि तुम सभी धर्मों को, सभी चीजों को छोड़ दो, उनका त्याग कर दो एंड मेरी शरण ले लो, क्योंकि इन सभी बुराइयों से मैं ही तुम्हें आजाद कर सकता हूं। तो वो इस तरह कहते हैं। एंड इस तरह की जो वर्शिप है वो ग्रेजुअली दूसरे पार्ट्स में भी स्प्रेड होने लगी एंड लोग इसको फॉलो करने लग गए। सो जिन लोगों ने भक्ति को फॉलो किया, उन लोगों ने क्या किया कि जो बड़े बड़े जो इलेबोरेटेड सेक्रीफाइसेस होते हैं, हवन होते हैं, आहुतियां होती हैं, तो उन चीजों के बदले उन लोगों ने इंडिविजुअल वर्शिप ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस पर फोकस किया। कि मतलब अपने पर्सनल लेवल पर जो भी तुम्हारे, जिस भी देवी या देवता में तुम्हारी आस्था है, उसकी इंडिविजुअल लेवल पर पूजा करनी, ठीक है। कि तुम्हें किसी भी सैक्रिफाइस की, बड़े बड़े यज्ञ की, हवनों की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अपने इंडिविजुअल लेवल पर तुम अपने जो भी भगवान है उसकी पूजा कर सकते हो। तो ये जो सिस्टम है, ये लोगों ने भक्ति सिस्टम के थ्रू फॉलो किया। सो इस सिस्टम के अकॉर्डिंग क्या होता था कि जो भी डिवोटी है वो अपने चूजन डाइटी की अगर सच्चे दिल से पूजा करेगा, ठीक है, आस्था करेगा, तो वो जो डाइटी है वो उसी रूप में, जिस भी रूप में वो डिवोटी चाहता है, वो उसी रूप में उनका डाइटी जो है वो अपीयर हो जाएंगे, ठीक है। सो इस तरह जो डेटी है वो किसी भी तरह की फॉर्म ले सकते हैं, वो ह्यूमन भी बन सकते हैं, क्योंकि जैसा इसमें लिखा है कि वो जिस भी फॉर्म में डिवोटी चाहे उस फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। जो देवी देवता है उनके सामने अवतार ले सकते हैं। तो इस तरह वो ह्यूमन बीइंग की फॉर्म में भी आ सकते हैं, वो इंसान का रूप भी ले सकते हैं, वो लॉयन ट्री, मतलब किसी भी चीज का रूप जो है भगवान ले सकते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इस आइडिया को एक्सेप्टेंस मिलती गई, वैसे वैसे जो आर्टिस्ट थे उन्होंने भी अपनी डेटीज की सुंदर सुंदर जो है प्रतिमाएं वो बनाने लग गए वो लोग। फिर जो आप स्टैचू देख रहे हो, ये अरण्य जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पे ये स्टैचू है। तो इस स्टैचू में जो विष्णु का स्पेशल अवतार, जो कि वराह, जिसका मतलब है बोर या फिर जो सुअर होता है,
वराह का अवतार जो है वो दिखाया हुआ है। तो इसमें क्या दिखाया हुआ है कि पुराना के अकॉर्डिंग क्या हुआ था कि जो विष्णु है उन्होंने वराह का अवतार ले लिया था, बोर का शेप ले ली थी पृथ्वी को बचाने के लिए, क्योंकि जो पृथ्वी है वो पानी में डूब रही थी। तो यहाँ पे जो पृथ्वी है उसको एज फीमेल दिखाया गया है, राइट। सो उन्होंने पृथ्वी को बचाने के लिए एक बोर का अवतार लिया था। अभी जो भक्ति है ये संस्कृत वर्ड भज से बना है, राइट, जिसका मतलब है डिवाइड और शेयर, मतलब कि बांटना। ये जो वर्ड भक्ति है ये भगवत से रिलेटेड है, तो जिसका मतलब गॉड भी होता है, बट इसका दूसरा भी एक मतलब है, जिसका मतलब कि वो इंसान, भगवत का मतलब है कि वो इंसान जिसके पास भाग हो। ठीक है, अब भाग क्या होता है? भाग होता है कि गुड फॉर्च्यून, राइट, कि जैसे अच्छी किस्मत जिसके पास होती है, तो वो पर्सन कौन हो गया? भगवत। नाउ जो डिवोटी होता है जिसको कि भक्त या फिर भगवत के कहते हैं, वो अपने चोजन डाइटी के भाग को जो है शेयर करता है। ठीक है, तो चोजन डाइटी के भाग मतलब कि जो उसका गुड फॉर्च्यून है वो अपनी चोजन डेटी के गुड फॉर्च्यून को शेयर करता है, राइट। तो इस तरह कुछ जो ये भक्ति वर्ड है इस तरह एक्सप्लेन किया हुआ है। अ पोएम बाय भक्ता। सो बहुत सारी जो भक्ति लिटरेचर्स हैं वो ये बताती हैं कि अगर कोई इंसान रिच है या फिर हाई स्टेटस का है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो डेटी है, जो भगवान है, उसके साथ अपने आप ही क्लोज रिलेशनशिप बन जाएंगे। सो ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पोएम का पार्ट दिया हुआ है जो कि एक डिवोटी थे शिवा के जिनका नाम था अपर, उन्होंने ये तमिल में कंपोज की थी, एंड जो कि आज से लगभग 1400 ईयर्स पहले रहते थे। एंड अपर जो थे वो एक वेलल्लार थे। वेलल्लार हमने पढ़ा था कौन होते हैं? लार्ज लैंड ओनर्स जो होते हैं उन्हें वेलल्लार कहा जाता है। ठीक है, सो अपर कहते हैं कि वो लोग जिनको लेप्रोसी हो रखी है, जिनको कुष्ठ रोग हो रखा है, जिनके हाथ पैर जो है वो खराब हो रखे हैं इस रोग की वजह से, और ऐसे लोगों को जिनको ये ब्राह्मण्स जो हैं वो लो रिगार्ड करते हैं, अपने से नीचा मानते हैं, ऐसे लोग अगर भगवान शिव के डिवोटी हैं, उनके सर्वेंट हैं, ठीक है, तो उनकी ये पूजा करते हैं। ठीक है, तो अपर कहते हैं कि चाहे कोई भी इंसान है, अगर वो भगवान शिव का जो डिवोटी है तो उसके अपर भी पूजा करेंगे, राइट। तो ऐसा कहते हैं वो, दे आर गॉड्स टू मी, कि मेरे लिए वो लोग भी भगवान हैं जो कि शिव जी की पूजा करते हैं, जो शिव जी के डिवोटीज हैं। अब क्योंकि ये जो देवी देवता होते थे ये बहुत ही ज्यादा स्पेशल होते थे, तो इनको क्या किया कि धीरे धीरे इनको स्पेशल होम्स में रखा जाने लग गया। ठीक है, इन स्पेशल होम्स को क्या कहते हैं? टेम्पल्स। सो भक्ति की वजह से जो अलग अलग तरह के आर्ट हो गए, जैसे कि स्कल्पचर, पोएट्री, आर्किटेक्चर, तो ये सब की भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई, ये भी बहुत ज्यादा डेवलप्ड हो गए। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द वर्ड हिंदू। तो ये जो वर्ड हिंदू है ये भी इंदस रिवर जो है उससे निकल कर आया है। जो रिवर इंदस है उसी से ये वर्ड हिंदू भी निकल कर आया है, जैसे कि इंडिया निकल कर आया है, राइट। मतलब दोनों ही वर्ड हिंदू एंड इंडिया ये एक ही वर्ड से बने हैं, इंदस। सो ये जो वर्ड हिंदू है ये अरब्स एंड ईरानियंस के द्वारा यूज किया जाता था उन लोगों को रेफर करने के लिए जो कि इंडस रिवर के ईस्ट तरफ रह रहे हैं। ठीक है, तो उन लोगों की कल्चरल प्रैक्टिसेस जो और उनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं, इन सभी चीजों को रेफर करने के लिए जो अरब्स एंड ईरानियंस थे वो क्या वर्ड यूज करते थे? हिंदू। तो ये किसी एक पर्टिकुलर धर्म के लिए यूज नहीं होता था, किसी पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज नहीं होता था। ये सभी ये जो अरब एंड ईरानियंस उन सभी लोगों के लिए को हिंदू बोलते थे जो कि इंडस रिवर के ईस्ट में रहते थे, राइट। सो आज से लगभग 2000 साल पहले वेस्ट एशिया में क्रिश्चियनिटी जो है वो इमर्ज हुई। जीसस क्राइस्ट जो थे उनका जन्म बैटलहम में हुआ था, जो कि उस टाइम पर रोमन एम्पायर का पार्ट था। सो क्राइस्ट जो है वो अपने आप को वर्ल्ड का सेवियर बताते हैं, मतलब कि ऐसा इंसान जो कि दूसरों की हेल्प करता है, उदारवादी, और दूसरों को गलत होने से बचाता है, राइट। और वो लोगों को ये भी सिखाते हैं कि लोगों को दूसरों को उसी तरह ट्रीट करना चाहिए जिस तरह की वो लोगों से खुद ट्रीट होना चाहते हैं, राइट। कि मतलब लोगों को उन्हें लव एंड ट्रस्ट के साथ ट्रीट करना चाहिए, राइट। क्योंकि उसी तरीके से तो हम भी चाहते हैं कि दूसरे हमें ट्रीट करें, हम भी यही चाहते हैं ना कि लोग हमें लव से ट्रीट करें, प्यार से ट्रीट करें, लोग हम पे विश्वास करें। तो इसी तरह हमें भी लोगों को सही तरीके से ट्रीट करना चाहिए। सो यहाँ पे बाइबल के कुछ वर्सेस दिए हुए हैं। बाइबल क्या है? एक होली बुक है जिसमें कि क्राइस्ट के टीचिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है, उनके उपदेश लिखे हुए हैं, राइट। ब्लेस्ड आर दोज हु हंगर एंड थर्स्ट फॉर राइटियसनेस फॉर दे शैल बी फिल्ड। तो वो कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो कि न्याय के लिए, सही के लिए भूखे और प्यासे रहते हैं, तो इनकी इच्छाएं जो है वो पूरी होंगी। देन ब्लेस्ड आर द मर्सीफुल फॉर दे शैल ऑब्टेन मर्सी। तो वो कहते हैं कि वो लोग धन्य हैं जो कि दयालु हैं, क्योंकि उन्हें भी आगे चलकर दया मिलेगी। ब्लेस्ड आर द प्योर इन हार्ट फॉर दे शैल सी गॉड। कि वो लोग धन्य हैं जो कि दिल से एकदम पवित्र हैं, प्योर हैं,
क्योंकि उन्हें भगवान के दर्शन हो पाएंगे, राइट। ब्लेस्ड आर द पीस मेकर्स फॉर दे शैल बी कॉल्ड सन्स ऑफ गॉड। सो धन्य है पीस मेकर, जो कि एकदम शांति बनाए रखते हैं, वो लोग भी धन्य हैं, एंड उन्हें भगवान का क्या सन कहा जाएगा, राइट। सो ये बाइबल के कुछ वर्सेस थे। सो क्राइस्ट की जो टीचिंग्स थी वो आम लोगों को, ऑर्डिनरी लोगों को बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी, उनको पसंद आई, एंड इसीलिए धीरे धीरे क्या हुआ, जो वेस्ट एशिया, अफ्रीकन, यूरोप वाला पार्ट है, वहां पर भी इनकी टीचिंग्स जो है वो फैलने लग गई। सो जीसस क्राइस्ट की डेथ के बाद लगभग 100 ईयर्स के अंदर अंदर ही जो फर्स्ट क्रिश्चियन प्रीचर थे, जो कि वेस्ट एशिया से आए थे, वो हमारे सब कॉन्टिनेंट के वेस्ट कोस्ट वाले जो एरिया है वहां पर आए, राइट। सो जो केरला में रहने वाले क्रिश्चियंस हैं वो वर्ल्ड के सबसे पुरानी क्रिश्चियन कम्युनिटीज में से एक हैं, राइट। एंड इनको सीरियन क्रिश्चियंस भी कहा जाता है, क्योंकि हो सकता है कि ये वेस्ट एशिया से इंडिया में आए हों, राइट। So with this we come to the end of our chapter number 9 of class 6th history. I hope you liked this video and got to learn a lot of things about Buddhism and Bhakti. So if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you never miss an update. Please share it with your friends. So we'll meet in the next video with a new chapter. Till then, take care and bye bye.